नमस्कार, मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समय में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने ये समझा है कि शुक्र है क्या। इसके साथ हमने ये भी जाना कि क्यों शुक्र ग्रह को दूसरे और सातवें घर का मालिक बनाया गया। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम शुक्र के उच्च और नीच का असली कारण जानेंगे। क्यों शुक्र को छठवें घर में, उसके मित्र के घर में, बुध के घर में ऋषि नीच कह रहे हैं और 12वें घर में उसके शत्रु यानी गुरु बृहस्पति के घर में शुक्र को उच्च कह रहे हैं, वो चीज समझने का प्रयास करेंगे, जिसे जानने के बाद हमारी प्रेडिक्शन एबिलिटी और भी बेहतर होगी। लेकिन हम जब ये समझ रहे होंगे तो हम इसके साथ शुक्र के 1 से 12 भावों में रिजल्ट को भी देखेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सही से समझना है तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने जरूरत पड़ने पर जगह जगह पर शुक्र ग्रह से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि सपोर्ट को मैंने डिटेल में कहीं पे एक्सप्लेन किया है, कहीं पे मैंने शुक्र ग्रह की नेगेटिव एनर्जी कब बैलेंस हो जाती है उसको भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि शुक्र हमें टैलेंट देते हैं, परफेक्शन देते हैं, हार्डवर्क देते हैं, सपोर्ट देते हैं, डिवोशन देते हैं। हार्डवर्क के संबंध में मैंने आपको एक बात जरूर क्लियर कर दी थी कि शनि को लोग हार्डवर्क कहते हैं, लेकिन वो गलत है। शनि कर्म है, किसी भी प्रकार का कर्म है। आप झाड़ू लगा रहे हो, घर में झाड़ू लगा के रख दी, लेकिन फिर भी कोने कोने में गंदगी पड़ी हुई है। आपने कर्म तो किया, झाड़ू लगा दी, पर अगर उसमें परफेक्शन और डिवोशन होता तो फिर आप अपने घर की झाड़ू बड़ी बारीकी से लगाते, कहीं पे गंदगी का कण न मिलता। लोग आज कंफ्यूज हैं। लोग शनि को कर्म के कारक की वजह से उसे कठिन परिश्रम भी मान लेते हैं, लेकिन वो कठिन परिश्रम नहीं है। किसी भी प्रकार का हम दुनिया में कर्म कर रहे हैं वो शनि है। जब हम किसी कर्म को समर्पण के साथ करते हैं, उसमें परफेक्शन लाने का प्रयास करते हैं, तो वही कर्म शुक्र बनता है। मैंने बहुत छोटी सी चीज में बताया, लेकिन आप किसी भी लेवल पे इसको देखो। ठीक है, लेकिन इसके साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसको मैंने बहुत हल्के से छुआ था, वो था बंधन। शुक्र बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधन है, ये बात मत भूलना। जिस प्रकार आप सपोर्ट, परफेक्शन, डिवोशन, टैलेंट और हार्डवर्क को ना भूलना, उसी प्रकार बंधन शब्द को मत भूलना। शुक्र हमें वो सारी चीजें देके बंधन में बांधने का काम करते हैं। यही है अंतिम लक्ष्य शुक्र का। यहाँ पर मंगल आपको माया में लेके आए, माया से लेके मंगल जाएंगे, लेकिन शुक्र माया में बांध के रखेंगे। और मैंने वो बताया था कैसे वो कर रहे हैं, पिछले लेक्चर को आप देख सकते हो। अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुक्र का पिछला लेक्चर जरूर देखें। और आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं तो कहूंगा कि एडवांस कोर्सेज के सारे लेक्चर देखें, क्योंकि एक से बढ़कर एक लेक्चर है, क्योंकि वो सारे लेक्चर अगली आने वाली लेक्चर से जुड़े हुए हैं। मैं कोई रैंडम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करना हूं कि अभी दिमाग में आया जो भी कर दूं शेयर, नहीं। इसके पीछे एक क्रमबद्ध प्लानिंग है। मैं पूरी प्लानिंग के साथ आपके साथ चीजों को शेयर कर रहा हूं, पूरे थिंकिंग के साथ आपको सिखाने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो सबसे पहली वीडियो मेरी सूर्य की थी, इसके बाद चंद्र की आई, फिर मंगल की और अब शुक्र की। ग्रहों में सूर्य पिता हैं। ठीक है, सूर्य ही हमारी उत्पत्ति का कारण है और हमारी क्रिएशन में सूर्य पिता का रोल निभाते हैं। चंद्रमा माता है। जब तक पिता माता नहीं होंगी तब तक आगे की क्रिएशन संभव नहीं। ठीक है, इसके बाद चाहिए हमें साहस, हमें चाहिए ऊर्जा, वो है मंगल, किसी भी काम की शुरुआत के लिए। चाहे हमें उत्पत्ति के लिए आना हो या फिर जीवन में कोई भी काम शुरुआत करनी हो, वो मंगल के बगैर संभव नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो अब चाहिए हमें सपोर्ट। हमारी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, वो है शुक्र। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सारी एक एक वीडियोस को देखो, क्योंकि मैंने हर एक में कुछ यूनिक चीज शेयर किया है जो आपस में कनेक्ट होता है और यहां तक पहुंचता है। ठीक है, और इसलिए मैं समझ रहा हूं कि आपको समय वेद के वेद नाड़ी कॉन्सेप्ट का कुछ अंडरस्टैंडिंग है। बंधन की जो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मोक्ष की बात कर रहा हूं। सारे बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष है। शुक्र के होते हुए आपको जीवन में कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। इस माया के बंधन में बांध के रखना ही शुक्र का काम है। ठीक है, और ऋषि इसी के तलाश कर रहे हैं कि आपकी बंधनों की मुक्ति कहां होगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुक्र बंधन है, और मैंने अभी तक आपको पहले, दूसरे और तीसरे भाव का एनर्जी बताया हुआ है शुक्र का, तो मैं उसमें बंधन को बताता हूं किस प्रकार का बंधन है।
कि जब शुक्र पहले घर में होता है तो बंधन अपने आप से देता है। आपके अंदर इस प्रकार का स्वभाव दे देते हैं कि अब आप अपने आप को परफेक्ट दिखाने का प्रयास करते हो, और ये आप इसलिए करते हो ताकि समाज आपको एक्सेप्ट करे कि आप गुरु हो, आप मास्टर हो, आप गाइड कर सकते हो, और इसलिए आप अपने हर एक्शन में परफेक्शन को दिखाते हो और अपनी इसी एक्सेप्टेंस को प्राप्त करने के लिए आप जीवन भर लगे रहते हो। इसके साथ आपको पैसों का सपोर्ट और पत्नी का साथ मिलता है, तो वो भी इस बंधन में बांधे रखने का काम करता है, और इस कारण अब आप जन्म मरण के बंधन में बंध गए। आप मुक्ति के लिए अपने आप को देख ही नहीं पाओगे। जब शुक्र दूसरे घर में होता है तो अब आप अपने परिवार के प्रति बंध जाओगे, धन के प्रति बंध जाओगे, क्योंकि धन को भी समर्पित हो जाओगे, धन भी आपके हाथ से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब आपको मरते वक्त इस बात का एहसास रह जाएगा कि मैंने जिस तरीके से परफेक्शन के साथ परिवार को हैंडल किया है, अब कौन करेगा उसको। जिस तरीके से मैंने पैसों को मैनेज किया है, अब इन पैसों को कौन मैनेज करेगा, कौन इनकी ग्रोथ करेगा, इस परिवार की कौन ग्रोथ करेगा। ठीक है ना। इसके साथ खाने का ये खाना रह गया, वो खाने को एक्सपीरियंस करना रह गया, वो भी आपके दिमाग में रहता है। इन बातों को सिखाना रह गया, इन चीजों को बताना रह गया परिवार को, क्योंकि इस परिवार को आप परफेक्ट बनाने के लिए डिवोशन के साथ इस परिवार के प्रति लगे हुए थे। तो वो आपका समर्पण रूपी माया मरते वक्त छूटेगा नहीं, और इस कारण आप जन्म मरण के बंधन में यहाँ पर भी बंध जाओगे। लेकिन इतनी ही बात पूरी अटल सत्य नहीं है। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कि कुछ चेंजेस इन सारे पैटर्न्स को बदल सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और अब चलते हैं तीसरे घर में। जब तीसरे घर में शुक्र होगा तो अब आपका समर्पण अपने भाई के प्रति हो जाएगा, अपनी इच्छाओं के प्रति हो जाएगा, बेस्ट से बेस्ट ढूंढने का प्रयास करोगे। अगर आपने कोई भी चीज, जैसे कि आपने जो कपड़े खरीदनी है, कुछ भी करनी है, फिर आप कहोगे इससे भी बेस्ट चाहिए। ठीक है, और यही इच्छाएं आपका शरीर छोड़ते वक्त भी आपका साथ ना छोड़ेंगी। आप इनकी पूर्ति के विचार के बारे में सोच रहे होगे कि काश मैंने ये पा लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मुझे ये चीज मिल जाती। और यही वो बंधन होगा कि आप इस धरती पर दोबारा आओगे। अभी आपका जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपने अपने आप को पहचाना नहीं है कि आप कौन हो। अगर आपने पहचान लिया होता तो आप इन इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे होते। आप अपने आप को जब ही पहचान पाते हो जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि मुक्ति तब ही संभव है जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। जब तक ये इच्छाएं हैं तब तक आप अपने आप को सही रूप में पहचान ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी आप इन इंद्रियों के वश में हो, इस माया के वश में हो। अपने असली सत्य को पहचानने के लिए आपको इंद्रियों के परे जाना होगा, जो शुक्र की इस स्थिति में संभव नहीं। तो इसलिए शुक्र यहाँ पे आपको तीसरे घर के प्रोडक्ट्स के लिए बांध देते हैं। तो अब आप अगर पहले घर को देखो तो पहले घर में बंधन बांध दिया, दूसरे घर का देखो तो दूसरे घर में बंधन बांध दिया, तीसरे घर में तीसरे घर की क्वालिटीज के प्रति बांध दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आए तो आप मुझे एक लाइक देकर और वीडियो को शेयर करके चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी आप मदद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। अब देखते हैं कि कुंडली के आगे के भावों में, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे भाव हमने कवर कर लिए हैं, तो अब कुंडली के चौथे भाव में शुक्र के क्या रिजल्ट होंगे। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका घर है, आपके कंफर्ट्स हैं, सभी प्रकार के कंफर्ट जो आपको मिलते हैं, फ्रीज हो, सोफा हो, बेड हो, कोई भी कंफर्ट हो। ठीक है, इसके साथ चौथा घर मन है, आपकी माता जी हैं, आपकी पहले से 12th तक की जितनी एजुकेशन है वो भी चौथा घर है। ठीक है, आपके संस्कार हैं। अब शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया है तो शुक्र क्या देगा? शुक्र के पास जो है वही देगा, यानी परफेक्शन, डिवोशन, हार्डवर्क, टैलेंट और सपोर्ट। ये तो शुक्र देगा ही, लेकिन शुक्र इसके अलावा एक और चीज है, वो है खुशियां। शुक्र खुशी का कारक है, प्रसन्नता का कारक है। इसका मतलब क्या होगा कि अब आपका जो मन है ना प्रसन्न होगा, क्योंकि इसके साथ चौथा घर आपके घर को रिप्रेजेंट करता है जहां आप रहते हो, वहां पर शुक्र आ गया है, तो इसका मीनिंग वो घर में भी खुशियां होंगी, वहां पे भी बैलेंस बनाने की कला होगी। क्यों कह रहा हूं ऐसा कि बैलेंस बनाने की कला होगी? क्योंकि शुक्र जो है वो दानवों के साथ उनके गुरु बन गए थे। दानवों को हैंडल करना कोई आसान खेल नहीं है, उनकी बुद्धि की फ्रिक्वेंसी वो स्थिर नहीं होती है, और इस वजह से शुक्र के अंदर बैलेंस की क्वालिटी है। तो अब आप जहां रहते हो वहां पर बैलेंस बना रहेगा, वो घर खुशियों से भरा रहेगा, आपका मन खुशियों से भरा रहेगा,
आप लोग मिल बैठ के चीजों को शेयर करोगे, ठीक है, क्योंकि शुक्र डिवोशन है। तो अब आपका डिवोशन आपके घर के प्रति हो जाएगा। शुक्र बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो अब आपकी माता जी के अंदर लोगों के साथ बैलेंस बनाने की कला है। आपके घर में उन्हें बैलेंस बनाना आता है, ये तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब बहू साथ में रहने आएगी तो उनके साथ भी उनका बैलेंस बन जाएगा। साथ में शुक्र परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी माता जी के अंदर परफेक्शन होगा। आप देखोगे, नोटिस करोगे कि जब वो घर में क्लीनिंग करती हैं या फिर कोई भी काम करती हैं, उसमें बड़ा परफेक्शन होता है। लेकिन इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपकी माता जी को गुस्सा आए जब चीजें उनके तरीके से ना हो। लेकिन ये बात तभी संभव होगी जो मैंने कही कि माता जी गुस्सैल होके आपको बताएंगी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मैंने जो चीज जहां रखी है वहीं होनी चाहिए। ये जब संभव होगा बेहतर तरीके से कि उसमें चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में हो। चंद्रमा माता जी हैं, मंगल गुस्सा है, माता जी को गुस्सा आएगा। ऊपर से चौथे घर में शुक्र बैठा हुआ है तो माता जी को परफेक्शनिस्ट बना रहा है। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन फलित होते हैं, ठीक है। अभी मैं नक्षत्र और राशि को इसलिए नहीं ला रहा हूं ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए ऊपर ही ऊपर से बता रहा हूं। इसके साथ चौथा घर आपकी पत्नी यानी 7वें घर से 10वां पड़ता है काउंट करने पर, ठीक है। 10वां घर क्या होता है? कर्म होता है। तो पत्नी का 10वां घर उसका कर्म हुआ। अब पत्नी ने आपके घर में सेवा करना ही कर्म समझ लिया, ठीक है। तो वो पत्नी आपकी माता जी की सेवा करती है, क्योंकि चौथा घर माँ है तो माता की भी सेवा हो गई। पत्नी आपके घर में पूरा जिम्मेदारी से निभा रही है चीजों को, ये भी अच्छा चीज हो गया। ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि हाँ, ये है शुक्र की बहुत अच्छी पोजीशन भौतिक दुनिया में। घर से आप अगर खुशी मन से निकलोगे और बाहर समाज में जाओगे यानी 10वें घर में जाओगे, तो चीजों में अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभा पाओगे, क्योंकि घर की टेंशन नहीं है, मन की टेंशन नहीं है, मन निराश नहीं है, खुशी से भरा हुआ है, ठीक है। और जब आप बाहर से कर्म करके घर पे आओगे तो घर पे कंफर्ट है पूरा। यहाँ पे साथ में आपकी माता का आपको सपोर्ट भी मिलता है, और इसलिए ऋषि कहते हैं नहीं, शुक्र के लिए भौतिक जीवन में यही सबसे बेस्ट पोजीशन है, आपका घर सेटल है, ठीक है। और इसीलिए शुक्र को यहाँ पर ऋषि दिग्बली कह रहे हैं। लेकिन ऋषि शुक्र को देखते हुए भौतिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, वो ये चाहते हैं कि आप अपने भौतिक जीवन में अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाओ और यहाँ से अपने आप को पहचान कर वापस चले जाओ। लेकिन शुक्र के यहाँ पर होते हुए शुक्र माया में आपको बांध लेते हैं। आपका समर्पण आपकी माता के प्रति हो जाता है। अब माता की चिंता ही आपके मृत्यु तक नहीं छूटती और आप इस बंधन में बंधे रह जाते हो। अगर आप किसी कारण से इस धरती से पहले जा रहे हो तो आप अपनी माता के बारे में सोच रहे होगे कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का क्या होगा। और अगर वो पहले चली गई तो ये विचार रह जाएगा कि शायद उनकी थोड़ी और सेवा कर देता, ठीक है। तो मुक्ति अब संभव नहीं, फिर से बंधन में बंध गए। और इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हमारा मेन फोकस शुक्र का उच्च और नीच पता करना है कि किस भाव में उच्च और नीच हो रहे हैं शुक्र, तो हम इसका एक कंपैरिजन करते हैं जो भी बेस्ट भाव दिखता है। तो हमने लास्ट कंपैरिजन दूसरे भाव से ही किए हुए हैं और दूसरे भाव से इसका भी कंपैरिजन करते हैं, तो एक ध्यान जाता है कि हाँ, शुक्र तो दूसरे भाव में भी बेहतर है, चौथे भाव में भी बेहतर आ रहा है। लेकिन फर्क ये है कि दूसरे घर में पत्नी का सपोर्ट उस तरीके से नहीं है, आपका मन प्रसन्न नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से आपका चौथे घर में है। आपकी माता जी को वो शुक्र की ऊर्जा नहीं मिली है दूसरे घर में जिस तरीके से आपकी माता जी को चौथे घर में मिली है। और इसलिए किसी भी कंपैरिजन में शुक्र चौथे घर में दूसरे घर से बेस्ट ही मिलेगा, क्योंकि ऋषि ये देख रहे हैं कि आप बंधन से अभी भी आजाद नहीं हो, और इसलिए शुक्र को ऋषि ना तो यहाँ पर उच्च कह सकते हैं ना नीच कह सकते हैं। तो शुक्र के चौथे घर में ये रिजल्ट होते हैं। और अब चलते हैं और देखते हैं कि 5वें घर में शुक्र हमें क्या रिजल्ट देंगे। तो 5वां घर क्या है? 5वां घर किसी चीज की उत्पत्ति है, क्रिएशन है। क्यों है? जिस प्रकार ऋषि कहते हैं कि पहले घर आप हो, 7वां घर आपकी पत्नी है, 5वां घर आपकी संतान है, ठीक है। तो संतान क्या है? एक क्रिएशन है, आप दोनों के बीच से निकली, आप दोनों के प्रेम का परिणाम है, ठीक है। तो हम उतनी ही क्रिएशन तक नहीं रुकेंगे, इसको और भी कह सकते हैं। ये पूरी क्रिएशन है, किसी भी चीज की क्रिएशन है। आप कोई नई मार्केटिंग टेक्निक क्रिएट कर लेते हो या फिर कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, कोई नया आइडिया लेके आते हो, सारा 5वें घर में हम देखते हैं, ठीक है। 5वां घर पूर्व पुण्य है, इसके साथ आपकी हायर स्टडीज है, ग्रेजुएशन वगैरह, आप दोनों के बीच का प्रेम है, एंटरटेनमेंट है, स्टॉक मार्केट है, फिल्म इंडस्ट्री है, अम्ब्रेला है, बहुत सारी चीजें 5वें घर से देखी जाती है, ठीक है। अब शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया है, तो शुक्र क्या देगा?
शुक्र के पास जो है वही देगा, यानी परफेक्शन, डिवोशन, हार्डवर्क, टैलेंट, सपोर्ट, ये सारा पांचवें घर को मिल जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रेम आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा। और शुक्र रोमांस भी है तो अच्छा रोमांस भी होगा। खूब क्रिएटिव आइडियाज होंगे प्रपोज करने के, बात को आगे ले जाने के, दिखने में सुंदर होगा, अपने आप को परफेक्ट दिखाने का प्रयास करेगा, चूजी नेचर का होगा। साथ में पांचवा घर बच्चे भी होते हैं तो शुक्र का ये सपोर्ट बच्चों के द्वारा आपको मिलेगा, यानी बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि शुक्र समर्पण है तो अब आपका समर्पण अपनी स्टडी के प्रति हो जाएगा, पढ़ाई के प्रति हो जाएगा। आप जो भी स्टडी करोगे वो बिल्कुल शुक्राचार्य जैसी होगी, उतनी ही डिवोशन के साथ, और बिल्कुल उसमें परफेक्शन हासिल करना है। जो भी पढ़ रहे हो, जो भी क्रिएटिव आइडिया सोच रहे हो ना, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जो प्रोडक्ट बनाओगे ना बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए। आप कोई टैलेंट वहां से इकट्ठा करोगे, कोई एक नया टैलेंट क्रिएट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्रिएटिव हो रहे हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुक्र बंधन है, तो शुक्र आपको यहाँ पर पांचवें घर के प्रोडक्ट्स के लिए बांध देगा और आप इससे परे देख ही नहीं पाओगे। जीवन भर बच्चों की चिंता ही आपके मन में लगी रहेगी, उनके लिए कुछ करते रहना चाहोगे। जब शरीर छोड़ रहे होगे तो भी बच्चों के बारे में सोच रहे होगे, साथ में स्टडी के बारे में सोच रहे होगे कि काश मैंने ये जान लिया होता, ये पढ़ लिया होता, ये मुझसे अभी भी रह गया है और मैं अभी ही चला जा रहा हूँ। और साथ में पांचवा घर प्रेम होता है। जीवन भर कुछ भी रहे लेकिन ये प्रेम ना भूल पाओगे। और इसलिए अगर अब हम पांचवें घर का कंपैरिजन चौथे घर से करें, जो दिग्बली पोजीशन बनती है, अच्छी पोजीशन बनती है शुक्र की, देखने का प्रयास करें कि पांचवा घर उच्च है या नीच है, तो अभी हम पांचवें घर को उच्च या नीच कुछ नहीं कह सकते। दोनों घर अपनी जगह ठीक है, अपने अपने काम पे लगे हुए हो, आपकी अपनी अपनी ड्यूटीज है। जन्म के समय जिस गेट से एंटर किए हो उसके अकॉर्डिंग आपको उस स्थान पे शुक्र मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस ड्यूटी को आप निभाने यहाँ पे आए हो, तो अभी यहाँ पे कहीं भी उच्च नीच नहीं दिख रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर यहाँ की माया में आपको बांध कर रखेंगे, यहाँ की वो पूर्ति करते रहेंगे और आप इनसे बाहर देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हम छठवें घर पे चलते हैं और देखते हैं छठवें घर में शुक्र के क्या रिजल्ट होंगे। छठवां घर क्या है? छठवां घर शत्रु हैं, आपके जीवन में आ रही बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं। छठवां घर पत्नी के खर्चे हैं और शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया है, तो शुक्र क्या देगा? ये बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जितने मैं सूत्र आपको दे रहा हूं एक एक करके कि छठवां घर क्या है, कोई ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है, इन बस चीजों को आप याद रखो। बाकी इस चीज को याद करने की कोशिश मत करो कि पांचवें घर में जाके या छठवें घर में जाके शुक्र के ये रिजल्ट है तो मैं पूरे ये रिजल्ट लिख लूं। नहीं, ऐसा मत करो, वरना आपको ज्योतिष नहीं आएगी। कितना याद रखोगे? हम उतनी ही चीजों को याद रखें जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी ग्रह की क्या क्वालिटीज हैं, किसी भाव की क्या क्वालिटीज हैं, और इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर दो। जो ब्लेंड करोगे वो प्रेडिक्शन होगी। ठीक है, वही मैं करता हूं, आप एक एक चीज को नोटिस तो करो। जब मैंने आपको मंगल को बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि मंगल एनर्जी है, मोटिवेशन है, ये मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और शुक्र फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, सपोर्ट को। ठीक है, और इसलिए मंगल किसी फीमेल की कुंडली में उसके पति को रिप्रेजेंट करती है, और शुक्र किसी मेल की कुंडली में, यानी आप अगर लड़के हो आपकी कुंडली में पत्नी को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र को यूनिवर्स के द्वारा जिम्मेदारी मिली है कि आपकी कुंडली के छठवें घर को संभालें। अब छठवें घर में जो कुछ है शुक्र उस सारी चीजों को लाके आपको दे देंगे, कहेंगे भाई मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैं आपको दे देता हूं, लेकिन वो जिम्मेदारी शत्रु रूप में आएगी आपके पास। छठवां घर आपके शत्रु हैं और शुक्र समर्पण है, सपोर्ट है। शुक्र जो सपोर्ट देने वाला प्लैनेट है वो शत्रु बन गया, तो शत्रु आपको क्या सपोर्ट देगा? कुछ नहीं। तो अब आप अपने जीवन में सपोर्ट की कमी महसूस करोगे, चैलेंजेस होंगे, क्योंकि यूनिवर्स में शुक्र को धन का, दूसरे घर का, सातवें घर पत्नी का मालिक बनाया है, और इसलिए इनको रिप्रेजेंट करते हुए ये शुक्र आपके छठवें घर में आके बैठा हुआ है। तो अब आप इनकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करोगे। बताओ, धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़े, पत्नी के साथ जीवन बिताने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो फिर ये कहां से अच्छा है? ठीक है, तो अब आपकी जो पत्नी आई, क्योंकि शुक्र पत्नी है किसी मेल की कुंडली में, तो वो किसी रोग से पीड़ित होंगी, नहीं हुई तो फिर आप और उनके बीच में झगड़ा होगा। अगर कहीं केतु आ गए इसी कॉम्बिनेशन में बीच में, तो फिर आपको कोर्ट केसेस में फंसा देंगे। खैर, हम अभी किसी और ग्रह को नहीं लाते हैं, चीजों को कठिन बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो शुक्र जब छठवें घर में होंगे तो पैसे धन के प्रति संघर्ष होगा,
जॉब करोगे, जॉब से ही धन आएगा, क्योंकि छठवां घर जॉब है। इसके साथ छठवां घर सेवाएं हैं, तो अगर आप किसी को सर्विस देते हो तो आपको पैसा वहां से आएगा, कोई भी सर्विस सेक्टर कंपनी। लेकिन अब जब शुक्र समर्पण है, तो समर्पण के चक्कर में इनके प्रति समर्पित करके आपको छठवें घर के बंधन में बांध देंगे, जो और भी कठिन बंधन है तीसरे घर से। तीसरे घर में यह बंधन था कि आपकी इच्छाएं एक की प्राप्ति के बाद दूसरे के स्तर पर बढ़ रही हैं और उससे भी बेहतर की तलाश में हैं। जो प्राप्त है उसमें संतुष्टि नहीं है। भौतिक जीवन में तीसरा घर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल जीवन में ये इतना अच्छा नहीं है। तो जीवन मोक्ष से दूर हो गया, मोक्ष नहीं मिलना, आप मोक्ष के परे हो। और ऋषि मोक्ष ढूंढ रहे हैं शुक्र को लेके। शुक्र आपको बंधन दे रहे हैं, ऋषि बंधन से आजाद देखना चाहते हैं आपको, और इसलिए उसकी तलाश में लगे हुए हैं। जब वो छठवें घर में बैठे देख रहे हैं, अरे शुक्र छठवें घर में आ गए, अब तो ये पैसे के प्रति संघर्ष में लगा रहेगा, पत्नी के प्रति लगा रहेगा। अगर उनसे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको फिर से सॉल्व करने का प्रयास करेगा कि चीजें सॉल्व हो जाए, मैटर सॉल्व हो जाए। तो अब आप चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हो, बंधन बन गया। जितना आप उससे निकलने का प्रयास कर रहे हो, उतने ही बंधन में बंधते जा रहे हो। तो ऋषि कहते हैं, अरे नहीं, ये तो बहुत कठिन बंधन है। और इसलिए ऋषि शुक्र की छठवें घर की स्थिति को तीसरे भाव की स्थिति से कंपेयर करते हैं, जिसको ऋषि मोक्ष के मार्ग में अच्छा नहीं मानते हैं। फिर भी इसका छठवें घर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो छठवां घर और भी गड़बड़ है तीसरे घर से। और इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि शुक्र छठवें घर में नीच है। भौतिक जीवन में ये अच्छा बन सकता है आपके लिए, लेकिन ऋषि का मेन इंटेंशन शुक्र के सारे बंधन से मुक्ति पाना है, और यहाँ पे बंधन से मुक्ति पाना संभव नहीं। लेकिन जब मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूं, तो यहाँ पे आप इस चीज को बिल्कुल अटल सत्य मत मानना, क्योंकि ग्रह के कॉम्बिनेशन बदलते हैं सारी बात को। और मैं ये बात हर बार हर लेक्चर में आपको याद दिलाता हूँ कि ग्रहों के कॉम्बिनेशन कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं, जो दिख रहा है वो नहीं होता है कि जब हम किसी की वीडियो देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और जब अपने लिए नेगेटिव सुनते हैं तो बिल्कुल ही नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। नेगेटिव है या नहीं ये तो अभी क्लियर कह भी नहीं सकते, क्योंकि आपने अभी एक ही ग्रह को देखा है। अगर कुंडली में गुरु और चंद्र का योग बन गया, शुक्र केतु का योग बन गया, मुक्ति की तरफ बढ़ गए आप। डाइवोर्स होना होगा, हो जाएगा, काम खत्म, बंधन से मुक्त। अगर यहाँ पे राशि परिवर्तित हो गई, 12 नंबर राशि आ गई, यानी मीन राशि आ गई, फिर भी मुक्ति की तरफ बढ़े। हाँ, लेकिन अब इसको उच्च समझने की गलती मत करना कि कोई बस ये देखकर कहने लगे कि मेरी तो छठवें घर में 12 नंबर यानी मीन राशि है, तो मेरा छठवें घर का शुक्र उच्च है। नहीं भाई, नीच वो छठवें घर में ही होता है, उच्च वो 12वें घर में ही होता है। हम इसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं क्यों हो रहा है, ऋषि क्यों कह रहे हैं। हम हर एक भाव की गहराई और डेप्थ में इसीलिए जा रहे हैं। छठवें घर में नीच है क्योंकि छठवां घर तो संघर्ष है ही, लेकिन जब छठवें नंबर की राशि मिलेगी यानी कन्या राशि मिलेगी, तो आप उन संघर्षों को हैंडल करना जानते हो। लेकिन आप इसे हैंडल कर रहे हो, इससे मुक्ति तो नहीं पा सकते ना, इसलिए बंधन में फिर भी बंधे हुए हो। और इसलिए ऋषि शुक्र को छठवें घर में नीच कह रहे हैं। मैंने बहुत टाइम ले लिया छठवें घर पे, लेकिन ये अकेला छठवें घर की बात नहीं है, इसमें मैंने बहुत से सूत्र आपके साथ शेयर किए हैं। अब चलते हैं सातवें घर पे। जब शुक्र सातवें घर में होगा तो हमें क्या देगा। सातवां घर आपके पार्टनर है, सामने जीवन में आप जिनसे मिलते हो, लोगों से, समाज में जिनसे मिलते हो, सब्जी जो आप बाजार से खरीद के लाते हो, या फिर जो भी ऑर्डर करके मंगाते हो, डेली के जो खर्चे करते हो, ठीक है, वो सातवां घर है। और स्पेशली ये पत्नी है। लड़की की कुंडली में पति है और लड़के की कुंडली में पत्नी है, अर्धांगिनी है। अब शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया है, तो शुक्र क्या देगा। शुक्र के पास जो है वही देगा, यानी परफेक्शन, डिवोशन, हार्डवर्क, टैलेंट, सपोर्ट। यहाँ पे मुझे सपोर्ट को थोड़ा और डिफाइन करने की जरूरत है, इसकी गहराई में जाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि पिछली बार मैंने शुक्र की सपोर्ट की क्वालिटी को गहराई से नहीं छुआ था। शुक्र जब सपोर्ट करते हैं तो कंडीशनल होता है। वो दानव गुरु जब ही बने जब उन्हें देवताओं का गुरु बनने का मौका नहीं मिला, एक कंडीशन है। तो इससे ये सूत्र मिलता है कि कुंडली में जहां पे भी आपके शुक्र होगा, वहां पर आपको कंडीशनल ही सपोर्ट मिलेगा। तो उस भाव के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, और वो अगर आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो उनमें किसी न किसी तरीके से उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक लालसा होगी, कोई कंडीशन होगी, किसी चीज की वो प्राप्ति कर रहे होंगे आपके साथ आकर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए समर्पण नहीं दिखाएंगे, क्योंकि शुक्राचार्य ने दानवों का समर्पण के साथ किया था। समर्पण तो होगा, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात तो होगी जिसकी वजह से वो ये कर्म कर रहे होंगे।
और इसलिए हमें शुक्र से ये चीज सीखने को मिलती है कि जीवन में कोई भी आपको सपोर्ट करने आ रहा है ना, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण है। बगैर कारण के कोई सपोर्ट नहीं करता। इस सत्य को मान लो, ये इस दुनिया का सत्य है। तो अब आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि वो बगैर किसी इंटेंशन के आपके लिए खड़ा होगा, आपका सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम साथ में घर की बात कर रहे हैं और आपको सपोर्ट आपकी पत्नी के द्वारा आपको मिलना है, तो जो वो सपोर्ट होगा ना, वो कंडीशनल सपोर्ट होगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन सपोर्ट के साथ समर्पण होगा, वो पूरा साथ देगी आपका, उसको बैलेंस बनाना आता है। और आपका भी आपकी पत्नी के प्रति समर्पण होगा। डिवोशन है ना, समर्पण दे दिया, परफेक्शन दे दिया। अब आप अपने रिश्ते में परफेक्शन ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, यहां पे ये मिस्टेक खा जाता है। एक दिमाग में ये तलाश रहती है कि अगर मेरी पत्नी या मेरा पति वो थोड़ा परफेक्ट होता, उसमें ये कमी और सॉल्व हो जाती तो मजा आ जाता। और इसलिए आप अपने पति पत्नी के संबंध को परफेक्ट बनाने के प्रयास में लगे रहते हो। ठीक है, इसके साथ सातवां घर 8वें से 12वां पड़ता है, जो कि 8वां घर पत्नी का दूसरा घर है, यानी पत्नी का परिवार है। 12वां घर एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए आप पत्नी के परिवार का खर्च भी उठाओगे। ठीक है, यहाँ पर बैठकर शुक्र आपके संबंधों को पब्लिक के साथ भी अच्छा बना देगा, क्योंकि 7वां घर पब्लिक है। शुक्र बैलेंस है, समर्पण है, तो आप लोगों के प्रति एक समर्पण रखते हो और उनके साथ बैलेंस बनाने की आपके अंदर कला होती है, और लोग भी आपके साथ बैलेंस बना लेते हैं। क्योंकि शुक्र बंधन है और इसलिए आप अपने पार्टनर के प्रति बंध जाते हो, उनके लिए समर्पित हो जाते हो, अपना पूरा जीवन उनको निछावर कर देते हो। और इसलिए ये बंधन आपको अब छोड़ेगा नहीं। जीवन जी रहे हो तब भी उनकी चिंताएं हैं, और शरीर छोड़ते वक्त अगर आप उनसे पहले जा रहे हो तो आप सोचोगे कि कुछ और वक्त रह लेता, इनकी और सेवा कर लेता, इनके लिए और अपने आप को समर्पित कर पाता। और इसलिए आपका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है, मोक्ष की तरफ आप ध्यान दे नहीं पाते हो। और इसलिए शुक्र यहाँ पर आपको बंधन में बांध रहे हैं। लेकिन अगर हम इस 7वें घर का कंपैरिजन 6वें घर से करें तो हम 7वें घर को नीच नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन 6वें घर में सपोर्ट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम है। बंधन तो दोनों दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा बेनिफिट तब भी है भौतिक दुनिया में, वहां भौतिक दुनिया की कठिनाइयां हैं। इसलिए शुक्र को यहाँ पर अभी नीच या उच्च नहीं कहेंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं 8वें घर पे और देखने का प्रयास करते हैं कि 8वें घर में शुक्र के क्या रिजल्ट होंगे। 8वां घर क्या है? 8वां घर मृत्यु है, किसी चीज का अंत है, आपकी पत्नी का परिवार है। क्योंकि ये मृत्यु है, शुक्र सपोर्ट है। शुक्र जिस घर में बैठता है वहां की सारी क्वालिटीज को आपके लिए लाके कहता है कि मैं आपको इनके द्वारा सपोर्ट करूंगा, और इसलिए यहाँ बैठकर वो 8वें घर की सारी चीजों को लाके आपको दे देगा। अब 8वां घर अकेलापन है तो आपको अकेलापन आएगा, इसके साथ मृत्यु है तो सपोर्ट की मृत्यु, बहुत कम सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा आपके जीवन में। पत्नी का बहुत कम सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र पत्नी है। 8वां घर मृत्यु है, शुक्र सपोर्ट है, वो सपोर्ट देना चाहता है। देखो यहाँ पे सूत्र में कैसे बना रहा हूं, शुक्र सपोर्ट, 8वां घर मृत्यु, सपोर्ट की मृत्यु, तो पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सिंपल है, प्रेडिक्शन ऐसे ही सीखोगे। अभी जो मैं सूत्र दे रहा हूं ये बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है, अभी आप इसको एडवांस में मत लेना। ठीक है, एडवांस तो अभी मैंने शुरू नहीं किया है, एडवांस करेंगे। पहले हम आपके अंदर एक्सॉल्टेड डेबिलिटेशन और भाव की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दें, ऋषियों की तरह चीजों को देखना शुरू करो। दूसरी चीज, क्योंकि 7वां घर आपकी पत्नी और 7 में से ये दूसरा यानी 8वां घर पत्नी का परिवार है, तो अब आप डिवोटेड यानी पत्नी के परिवार के प्रति समर्पित हो जाओगे। ठीक है, इसके साथ अगर किसी रिसर्च वर्क में लग गए, बेस्ट है। कोई चीज बड़ी पॉलिश करके लाओगे आप जब शुक्र 8वें घर में होगा। लेकिन शुक्र वो अकेलापन देगा, अकेलापन सताएगा, आप कंफर्ट मिसिंग करोगे अपनी लाइफ में, सपोर्ट को मिस करोगे अपनी लाइफ में, और उसकी ही तलाश बनी रहेगी। क्योंकि 8वां घर खोज है, और यह तलाश करते करते आप अपने सत्व, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की अवस्था में पहुंच जाओगे, और इस कारण आप शुक्र के बंधन को तोड़ दोगे, आप मुक्ति के मार्ग पर निकल जाओगे। पर क्या ये वाकई में उच्च कहा जा सकता है? वो तो हमें आगे के भाव में ही जाकर पता चलेगा। और इसलिए अभी हम 9वें घर में चलते हैं और पता करते हैं क्या ये 8वीं की स्थिति ही उच्च है या फिर इसके आगे भी ऋषि कुछ सोच रहे हैं। 9वां घर क्या है?